मैं राजलाल यादव एक बार फिर अपने चैनल पर सामान्य विज्ञान पूर्वावलोकन की श्रृंखला को लेकर के फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हमारे इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी है। आज हम इसमें चर्चा करेंगे स्थूल पदार्थों के गुण। स्थूल पदार्थों के गुणों पर आधारित प्रश्न और उत्तरों की चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना देर किए। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव है। क्या कारण का उसका है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। मित्रों, किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। किसी दिए गए आयतन के लिए जो गोलाकार आकृति का पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है सबसे कम होता है, तो पृष्ठ तनाव के गुण के कारण द्रव जो है स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, इसीलिए गोलाकार बूंदें बन जाती हैं। पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका कारण पृष्ठ तनाव होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव पाया जाता है। द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण घर्षण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है। आगे चलते हैं। तेल जल के तल पर फैल जाता है, जबकि तेल जल के तल पर फैल जाता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। तेल का तल तनाव पानी से कम है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव या पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से कम है। तेल का पृष्ठ तनाव या तल तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है। तेल के जल तल पर फैल जाने का कारण है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी का तेल जो है पानी पर तैरता रहता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मित्रों, जिस द्रव का घनत्व कम होगा वह ऊपर तैरेगा और मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह पानी पर तैरता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब के अंदर का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडल दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक पाइप के द्वारा एक नली के द्वारा संपर्क में लाया जाए तो क्या घटना घटेगी? छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। अगर पानी के दो बुलबुलों को किसी पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है, अतः नली में एक दूसरे से संपर्क में लाने पर छोटा बुलबुला और छोटा जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं। एक ही तार से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं। उनमें से किस एक में अधिकतम दैर्ध्य होगी? तो हमारा उत्तर होगा 3 मीटर और 1.5 mm।
चूँकि तार एक ही पदार्थ से बने हैं, इसलिए इन सभी के यंग प्रत्यास्था गुणांक होंगे। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक होंगे। इस प्रकार इन तारों की तो हम देखते हैं कि जो जो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन आर स्क्वायर। इस आधार पर हम देखते हैं कि तारों की दैर्घ्य वृद्धि इनकी लंबाई के समानुपाती तथा इनके व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चारों तारों की लंबाई तथा व्यास का मान रखने पर, इसमें लंबाई और व्यास का मान रखने पर सी के तार की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होगी। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता, स्याही शोक पत्र पर काम करने में विफल हो जाता, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो फिर आइए हम इन पर विचार कर लेते हैं विकल्पों पर। केशिकात की घटना किसमें पाई जाती है? केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है, केरोसिन से जो दीपक जलता है वो नहीं जल पाता, इसलिए घटना जो है ये दीपक का जलना जैसे केशिकातों के कारण ही होता है। दूसरा जो इनका विकल्प है, कोई मृदुपेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता, ये गलत है। जब हम स्ट्रा का प्रयोग करके मृदुपेय को पीते हैं तो हम खींचते हैं, बाहरी आभासी जो हम एक बल लगाते हैं, तो ये गलत है। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल होगी, बिल्कुल विफल हो जाएगी। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, बिल्कुल नहीं उग पाते। तो इसलिए हमारे सभी कथन सही थे, केवल दूसरा कथन गलत था। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या में। बहुत कम भीतरी व्यास वाली कांच की नली को केशिका कहते हैं। बहुत कम भीतरी व्यास वाली कांच की नली को केशिका नली कहते हैं। जब हम केशिका नली को किसी द्रव में इस प्रकार सीधा खड़ा कर रखते हैं कि इसका एक सिरा द्रव की सतह के नीचे रहे और दूसरा सिरा ऊपर हो, तो प्रायः द्रव इस नली में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। यदि नली कम लंबाई की होगी तो द्रव अधिक से अधिक इसके ऊपर ही सिरे तक पहुंच जाएगा। यदि नली की लंबाई कम होगी तो द्रव अधिक से अधिक उसके ऊपरी सिरे तक चढ़ जाएगा, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं गिरेगा। द्रवों का केशिका नली में इस प्रकार चढ़ना या नीचे गिरना केशिकत्व कहलाता है। यह घटना द्रव एवं नली के कणों के बीच परस्पर आसंजन बल के कारण होता है। यह घटना द्रव एवं नली के कणों के बीच परस्पर आसंजन बल के कारण होती है। प्रकृति केशिका क्रिया का बहुत बढ़िया उपयोग करती है। पेड़ पौधों की जड़ें की बारीक शाखाएं केशिका नलियों की भांति कार्य करके धरती से पानी एवं उसमें घुले पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। केशिका क्रिया के फलस्वरूप ही लालटेन की बत्ती तेल को ऊपर चढ़ाती है, ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखता है और तौलिया हमारे शरीर का पानी। केशिका क्रिया में द्रव बिना किसी बाह्य बल की मदद के गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में संकीर्ण नली में चढ़ता है। केशिका क्रिया में द्रव बिना किसी बाह्य बल की मदद से गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में संकीर्ण नली में चढ़ता है, जबकि स्ट्रा द्वारा मृदु पेय का उपयोग करने में मुख द्वारा सहायक बाह्य बल आरोपित किया जाता है। अतः दूसरा विकल्प गलत होगा। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? क्या स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना और सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधे की जड़ों से जल का पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये पूरी तरह से सही नहीं है। दैनिक जीवन में केशिकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सोखते द्वारा स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े का जल की बूंद का फैलना, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना, पौधे की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए केशिकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन, ससंजक आदि की क्रियाएं भी उत्तरदायी होती हैं। यानी कि जो पौधों की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए केशिकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन,
संसर्जन आदि क्रियाएं भी उत्तरदायी होती हैं। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ता है। पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ता है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण तेल का पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण केशिकाकर्षण होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश कर जाता है। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण तरल पदार्थ का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। केश नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है। जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। जब वायु का बुलबुला झील की तली से ऊपर उठकर आएगा तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। वायुदाब में कमी के कारण अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम होता जाता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर वायुमंडल दबाव एवं पेन के अंदर स्याही के दबाव का साम्य भंग हो जाता है। पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकल आता है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत पास्कल के नियम पर आधारित है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम के अनुसार जो होता है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर दाब समान रहता है। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में क्रांति ला दी है? तो देखते हैं किसके संबंध में संभव है। लोगों के आगमन के संबंध में क्रांति हो जाएगी, लोगों के जुड़ाव के संबंध में भी क्रांति हो जाएगी। लोगों के संवेदनशीलता के संबंध में क्रांति नहीं ला सकता। मोबाइल फ़ोन से जहां लोगों के जुड़ाव के संबंध में क्रांति आई है, वहीं ऑटोमोबाइल क्रांति से लोगों को आगमन के नए नए साधन प्राप्त हुए हैं। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की दशा मालूम पड़ती है? तूफान। क्या हो जाएगा? तूफान का संकेत होगा। वायुदाब या बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाना यह बताता है कि मौसम तूफानी होगा। नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वारे में के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? 1, 2, 3, 4। तो सही उत्तर होगा 2। बर्नौली प्रयोग के अनुप्रयोग के अनुसार बर्नौली के प्रमेय के अनुसार यदि जल से भरी टंकी के बीच में छेद कर दिया जाए तो जल की धारा सर्वाधिक दूर गिरेगी, किंतु प्रश्न में मध्य में कोई छिद्र नहीं है। छिद्र 2 पर जल स्तंभ का दाब छिद्र 3 की अपेक्षा अधिक है, इसलिए इससे सर्वाधिक दूर जलधारा जाएगी। एक सरल किसी सिलेंडरकार पाइप में धारारेखीय रीति से बह रहा है। एक तरल किसी सिलेंडरकार पाइप में धारारेखीय रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका प्रोफाइल होगा। ये 4 हमारे पास विकल्प हैं, उसमें से सही विकल्प डी होगा। क्या होगा? डी में क्यों होगा कि जो बीच में है ज़्यादा दूर तक प्रवाह होगा और इसके ऊपर और नीचे कम दूरी तक प्रक्षेपण होगा।
धारारेखी गति में पाइप के पास परतों की गति न्यूनतम होती है और जैसे जैसे पाइप से दूर जाते हैं परतों की गति बढ़ती जाती है। निम्न में कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? एस्फाल्ट। एस्फाल्ट जो है पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रभावी आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। एस्फाल्ट पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से संभव है? जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। झीलों में नदियों की केवल ऊपरी सतह के जमने से पानी के अनियमित प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जाड़े के दिनों में वायुमंडलीय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाने पर झीलों और नदियों की ऊपरी सतह ठंडी होने लगती है। जब सतही जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तब वह अधिकतम घनत्व के कारण नीचे बैठ जाता है और नीचे की परत में विद्यमान जल को ऊपर की ओर विस्थापित कर देता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक संपूर्ण जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। अंततः जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तो उसका घनत्व कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप सतही जल नीचे विस्थापित नहीं होता। सतही जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है जबकि सतही जल के नीचे विद्यमान जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। झील की ऊपरी हिमशीतित सतह ऊष्मारोधी का कार्य करती है तथा जल के विद्यमान ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर जलीय जंतु जीवित कैसे रह सकते हैं? पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिसमें बर्फ की ऊपरी सतह इसमें बर्फ की जो ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। शीतकाल में झील की ऊपरी सतह 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर बर्फ बन जाती है परंतु नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रवावस्था में बना रहता है। इससे झील या तालाब में बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी बना रहता है जिससे मछलियाँ व अन्य जलीय जंतु जीवित रहते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है क्योंकि बर्फ ऊष्मा का उत्तम मछलियाँ नियत तापी होती हैं। मछलियाँ बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं। झील की तली पर जल नहीं जम पाता। सही उत्तर है झील की तली पर जल नहीं जम पाता। चलते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व नहीं बदलेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात पर निर्भर करता है। D बराबर m अपान V। D बराबर m अपान V। D घनत्व m द्रव्यमान, V आयतन है। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 373 केल्विन पर, 277 केल्विन पर, 273 केल्विन पर, 269 केल्विन पर। इसका सही उत्तर होगा 277 केल्विन पर। गर्म करने पर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का घनत्व बढ़ता है लेकिन आयतन कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। तो सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तित करने पर K बराबर C प्लस 273 बराबर 4 प्लस 273 बराबर 277। कथन है लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण है लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो कह रहे हैं कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद की अपेक्षा अधिक होता है। ये एक गलत है। तो पहला कथन इनका सही है।
लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये दूसरा कथन इनका गलत है। लोहे का गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण यह है कि पारद का अपेक्षित घनत्व लोहे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, जबकि पानी का लोहे से कम। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो इसका कारण है लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है। क्यों? सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व उस वस्तु के भार तथा उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के अनुपात को प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व उस वस्तु के भार तथा उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के अनुपात को प्रदर्शित करता है। शुद्ध जल का अपेक्षित घनत्व 1 होता है। वे वस्तुएं जिनका अपेक्षित घनत्व 1 से कम होता है वे तैरती हैं, जबकि जिन वस्तुओं का अपेक्षित घनत्व 1 से अधिक होता है वे जल में डूब जाती हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के संसर्जक बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के विरुद्ध बल को संतुलित कर देता है तब लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी लगने लगती है। पानी की सतह से ऊपर भारी लगने लगती है। इसका कारण यह है कि आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। वस्तु के भार में प्रतीतित कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होती है तथा यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भार क्या होगा? एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसका भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी जाती है तब उसके भार में कमी आ जाती है। यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब चूंकि गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल लगता है, अतः जल के गुब्बारे का भार माइनस उत्प्लावन बल 200 ऋण 200 बराबर 0। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण अपकेंद्रीय बल है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम घनत्व है। बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण उनका घनत्व का कम होना है। गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गर्मी पाकर गर्म हो जाती है, जिससे जलवाष्प का घनत्व घटता है। गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गर्मी पाकर गर्म हो जाती है, जिससे जलवाष्प का घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब और ताप कम होने के कारण ये जलवाष्प फैलती हैं और पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर तैरती रहती हैं। इसी को बादल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? टेक्नीशियन को उत्पादित किया गया था। टेक्नीशियन एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 43 है। टेक्नीशियन कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। वर्ष 1937 में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9 भाग सतह से ऊपर होता है। शुद्ध जल के बर्फ में परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 1/9 भाग होता है। शुद्ध जल के बर्फ में परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 1/9 भाग होता है। अतः शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के बाहर होना चाहिए।
अतः शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% पानी के बाहर होना चाहिए। आर्कटिक व अंटार्कटिका महासागर में प्लावी बर्फ दिखाई पड़ता है। जल के ऊपर बर्फ का केवल 1/9 भाग हम देख पाते हैं। प्लावी बर्फ का 8/9 भाग जल की सतह के अंदर बना रहता है। क्योंकि समुद्री जल लवणीय अधिक घनत्व होता है, लेकिन इसमें निर्मित बर्फ लवणीय नहीं होता है, वह शुद्ध होता है। चूँकि प्रश्न में समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का सतह से ऊपर का भाग पूछा गया, इसलिए सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जबकि बर्फ पिघलती है तो पानी के सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पानी का स्तर उतना ही रहेगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव के स्थान घेरती है। आर्किमिडीज के अनुसार वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव में स्थान घेरती है, अतः आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस में पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। क्यों डूबेगा? जब उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो शरीर डूब जाएगा। उसका कारण है, द्रव को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी हो जाती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर पानी में तैरता है, क्योंकि शरीर का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व से कम है। जब तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो पानी का घनत्व शरीर की अपेक्षा कम हो जाएगा और शरीर डूब जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है, क्योंकि समुद्र जल नमकीन होता है। समुद्र का जल नमकीन होता है। सोडियम क्लोराइड अथवा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है, फलतः समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है तथा उसमें उत्प्लावन की भी अधिक होगा। इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाएगा। नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। कारण है, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व के से अधिक होता है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विश्राम की स्थिति से। स्थित विज्ञान विश्राम की स्थिति से संबंधित है। स्थित विज्ञान स्टैटिक्स यांत्रिकी की वह शाखा है जो विश्राम की स्थिति से संबंधित है। तो दो